नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ बजट सत्र से गायब हुए अमित शाह बंगाल जीतने का प्लान बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। हालत तो ऐसी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि बीजेपी सैकड़ा भी नहीं पार कर पाई है और तो और जमानत जब्त होने की नौबत आ गई है। तो फिलहाल कैसे राहुल गांधी के खिलाफ सांसदी खारिज करने का नोटिस आने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन को छोड़कर भाग जाने के बाद से चुनावी माहौल पलट गया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे निकाय चुनावों के नतीजों ने तहलका मचा दिया है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए सत्य हिंदी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि तेलंगाना में निकाय चुनाव, कांग्रेस की धमाकेदार जीत, बीआरएस बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की ये निकाय चुनावों में अब तक की सबसे बुरी हार है। मतलब एक तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि हिम्मत है तो सत्ता में आकर दिखाओ, वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनावों में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना चुनाव के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। फिलहाल क्या है नतीजे, फटाफट से बता देती हूँ। टोटल सीटें हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 448। इसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 240 सीटें मिली हैं, बीआरएस को 140 और भारतीय जनता पार्टी सैकड़ा तो छोड़िए 50 भी नहीं पार कर पाई है। बीजेपी को महज 37 सीटें मिली हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल फजियत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की लहर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डूब गई है। ये हाल तो तब हो चुका है जब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली है। गृह मंत्री अमित शाह बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दावा यह किया गया है कि बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की जीत होने वाली है। फिलहाल ये जीत होना कितना मुश्किल हो गया है, इसका अंदाजा आप इस बार के बजट सत्र से लगा सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी की सबसे ज्यादा फजियत इस सत्र में हुई है। भारतीय जनता पार्टी हद से ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। राहुल गांधी के एक दाव ने पूरे भाजपाई सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी है। मतलब पहले तो राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए, उसके बाद स्पीकर बिरला ने कहा कि मोदी जी की जान को खतरा है। फिर आप जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है और स्पीकर बिरला भी सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव से भारतीय जनता पार्टी की डबल फजियत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी खुद ये नहीं समझ पा रही है कि उसे आगे करना क्या है। मतलब एक दिन पहले बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे, उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से सांसदी खारिज करने का नोटिस आता है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें कि 2023 में जब राहुल गांधी की सांसदी खारिज की गई थी तो कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों में 50 से डबल होकर 100 सांसदों की पार्टी बन गई। ऐसे हालातों में अगर एक बार फिर से राहुल गांधी की सांसदी खारिज हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। मतलब जिस आधार पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सांसदी को खारिज किया जा रहा है, उस आधार पर भाजपाई मंत्री पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि आधार ये बनाया गया है कि राहुल गांधी ने अमेरिका की बदनाम फाइलों से भाजपाई मंत्री हरदीप पुरी का नाम जोड़ दिया है और मोदी जी को बिना सबूतों के आधार पर बदनाम किया है। ऐसे हालातों में राहुल गांधी की सांसदी को खारिज कर देना चाहिए।
एक तरफ राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हरदीप पुरी ने खुद दावा किया है कि उनकी मुलाकात एप्स्टीन से 3 से 4 बार हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। मतलब राहुल गांधी की अगर सांसदी खारिज होगी तो हरदीप पुरी को भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। मतलब ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें अगर भ्रष्टाचार में नाम आ जाता था तो मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। आपको अच्छे से याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी का सिर्फ भ्रष्टाचार की एक फाइल में नाम भरा गया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा तब तक कोई पदभार ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक इसी तरीके से नितिन गडकरी का भी इस्तीफा हुआ। लेकिन मोदी काल में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये लोग 75 का होने पर भी इस्तीफा नहीं देते हैं, और तो और सबसे बदनाम फाइलों से नाम जुड़ने पर भी इस्तीफा नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, बेशर्मी तो इतनी सवार है कि बाकायदा मंत्री जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मेरी तो एप्स्टीन से मुलाकात हुई है, जो करना है कर लो, क्योंकि मिलने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता। फिलहाल सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है कि मुलाकात क्यों हुई है और इस मुलाकात में क्या बात हुई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बुरी तरीके से अपने ही बनाए जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बजट सत्र में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण नहीं दिया है, उसके बाद से पूरा का पूरा चुनावी माहौल पलट गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि इसी साल बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। बंगाल गृह मंत्री अमित शाह का सपना है। हर बार अमित शाह बंगाल जीतने का प्लान बनाते हैं, लेकिन हर बार हार जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे हालात हैं और जैसे तेलंगाना के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने की नौबत आ गई है, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होने वाली है, और इसका अंदेशा खुद अमित शाह को हो चुका है। आप अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी से बहस करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह सदन से गायब हो गए। अमित शाह सदन में दिखाई नहीं दिए। दावा यह किया गया कि चुनावों को धार दे रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, बंगाल मिशन पर लगे हैं अमित शाह। फिलहाल इस मिशन को लेकर तो ऐसा लगता है कि मानो कि ये मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो गया है। मतलब तेलंगाना के निकाय चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है, तो ममता बनर्जी के किले में गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति का क्या हाल होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में फंस गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।